नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी अब महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच हरियाणा से बीजेपी में बगावत की जो खबरें आ रही हैं, उनसे समझ आता है कि बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर ली हरियाणा में, लेकिन सत्ता को संभालना शायद उसके लिए मुश्किल होगा। अभी तक जो खबर है उस मुताबिक 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सीएम की दावेदारी के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह मुखर हो रहे हैं, उसमें बीजेपी की फूट दिखाई देती है। नौबत ऐसी आ गई है कि बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यह पहली बार हुआ है दोस्तों कि अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया हो किसी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए। अभी तक ऑब्जर्वर की भूमिका नहीं निभाया था अमित शाह ने, लेकिन अब उनको ऑब्जर्वर बनकर जाना पड़ रहा है हरियाणा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है हरियाणा में सीएम पद के लिए अभी जितने दावेदार हैं उनके बीच एक मत एक राय बैठाना। 16 तारीख को होने वाली विधायक दल की बैठक में सैनी को सीएम बनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए ही अमित शाह ऑब्जर्वर बने हैं, पर्यवेक्षक बने हैं। और इससे नजर आ रहा है कि बीजेपी में एकजुटता की कितनी कमी है, और यही कमी इस समय एनडीए में भी दिखाई दे रही है। कल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सीट बंटवारे में बीजेपी ने 9 और आरएलडी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ने का जो है वो तय किया है। यानी बीजेपी को 10 में से उपचुनाव 10 में से 9 बीजेपी और आरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी, और इसी पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। जबकि निषाद पार्टी के संजय निषाद 2 सीटें चाह रहे थे और उन्हें 1 भी सीट नहीं मिली। संजय निषाद ने कहा भी था कि अगर हमें मझवा और कटेहरी सीट नहीं मिली तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब देखना होगा कि संजय निषाद केवल बातों से बगावत करते हैं या कोई एक्शन भी लेते हैं। उधर बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू सीमांचल को लेकर आमने सामने हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार चलिए तो बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सीमांचल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। बचौल का कहना है कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है, लेकिन इस पर जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। और उधर महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र चुनाव में भी एनडीए यानी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और अजित पवार एनसीपी बाबा सिद्दीकी के मामले में बुरी तरह फंस गई हैं। और ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, ये तीनों कहां फंसे हैं? तो बाबा सिद्दीकी के मामले में उनकी जो परसों हत्या कर दी गई थी, इस मामले में फंसे हुए हैं तीनों दल। और इसमें न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद चुनावों से पहले एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुश्किल में शिंदे गुट और अजित पवार गुट क्या बीजेपी पर दबाव बनाने का काम करेंगे, यह भी देखना होगा, क्योंकि महायुति बनाने का काम बीजेपी ने किया था। मुख्यमंत्री शिंदे हैं और हत्या अजित पवार गुट के नेता यानी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता की हुई है, बाबा सिद्दीकी की हुई है। तो इस मामले में सबकी साख दांव पर है, ये साफ साफ कह सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो चुनौती एनडीए को मिल रही है, उसका सामना करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। अब तो कांग्रेस ने हरियाणा की भूल सुधार के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की एक बैठक में केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व जो है, उसने हरियाणा की हार का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नेताओं को सीधे निर्देश दिया है कि गुटबाजी किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बनने दिया जाएगा। जरा सुन लेते हैं पहले नाना पटोले, महाराष्ट्र के मुखिया हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। नाना पटोले इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे और महाराष्ट्र में
हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का इशू कोई सीट शेयरिंग का इशू कोई नहीं है और महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। तो महाविकास आघाड़ी में एक मत एक साथ बने रहने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने 3 निर्देश भी दिए हैं। अभी आप सुन रहे थे यहां पटोले साहब को, नाना पटोले, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने 3 स्पेशल डायरेक्टिव जारी किए हैं। वो तीनों डायरेक्टिव्स क्या क्या हैं जरा वो भी आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला यह है कि सीएम फेस कौन होगा इस विवाद में नहीं पड़ना है, यह कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसीलिए इस बात को लेकर न तो पार्टी के अंदर गुटबाजी करनी है और न ही गठबंधन के अंदर गुटबाजी करनी है। यह पहला निर्देश है आला कमान की तरफ से, कांग्रेस आला कमान की तरफ से। और आला कमान मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों का नाम पैरेलल आप लेकर चलिए। दूसरा निर्देश क्या है? दूसरा निर्देश यह है कि किसी भी तरह गठबंधन में विवाद वाली सीटों पर चर्चा न करें। जिन भी सीटों पर गठबंधन में विवाद है और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी दावा कर रही है, उन सीटों पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इन सीटों को लेकर गठबंधन में विवाद की स्थिति नहीं बनानी है। यह बात यहां दूसरे निर्देश में कही गई है, दूसरे डायरेक्टिव में कही गई है। और तीसरा डायरेक्शन क्या है यहां पर? तीसरा है कि महाराष्ट्र के नेताओं को जो तीसरा दिया गया ये कि घोषणा पत्र को लेकर, जी हां, मैनिफेस्टो को लेकर आप चर्चा ना करें। यानी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो वहां के नेता हैं वो चर्चा न करें, ये केंद्रीय नेता तय करेंगे। आप जनता के बीच कांग्रेस के किए कामों को याद दिलाएं। सिर्फ सत्तारूढ़ दल की आलोचना के सहारे न रहें, अति आत्मविश्वास का शिकार न हों और जमीन से जुड़े मुद्दों पर फोकस करें। ये बात 3 प्रमुख निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस की पुख्ता तैयारी और एनडीए में कलह के बीच क्या बीजेपी महाराष्ट्र में हरियाणा दोहरा पाएगी? आज इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबके बीच क्या कारण है कि चुनाव से पहले दंगा, फसाद, हत्या और ऐसी घटनाएं होने लगती हैं? जरा पीछे के आप अलग अलग चीजों को देखिए, अलग अलग राज्यों के चुनावों पर गौर फरमाइए। आपने देखा कि हरियाणा का चुनाव आने से पहले हरियाणा में क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ परसों रात को। आपने देखा कि झारखंड में चुनाव की घोषणा नहीं हुई। झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड की बात करूं तो झारखंड की एक खबर और बता दूं कि आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी झारखंड में शुरू हो गई। इस पर हेमंत सोरेन ने अपना बयान दिया है। जरा हेमंत सोरेन के बयान को भी सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन, और क्या कारण है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तनाव है, आखिर क्यों है? जरा हेमंत सोरेन को सुनिए। मारी वाला जो कहानी है ये सब अब मतलब पता नहीं, ये अप्रत्याशित और ये नहीं है क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम। तो आप सुन रहे थे हेमंत सोरेन। चुनाव है और ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन कह रहे हैं, झारखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, लेकिन इसी बीच कल से एक खबर और आई है। वो खबर बहुत चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि बहुत दुखदाई खबर है। वो है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बाद उस दौरान जो कुछ हुआ, जो घटना घटी, उससे आप सब वाकिफ हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की आई हैं और वहां भी उपचुनाव हैं। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जरा ये सुनिए, ये चेहरा आप पहचान रहे होंगे, ये कांग्रेस पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं और यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं बहराइच के मसले पर। सुनिए। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं।
कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उपचुनाव को लेकर कैसे मिलकर लड़ेंगे भाई, तो तय मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। 10 सीटें उपचुनाव पे यहाँ मैनपुरी की करंट विधानसभा भी जहाँ आप लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। 6 लोग अब देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात कर रहे हैं, प्रभारी जी उपस्थित हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जो तय करें। तो चुनावी माहौल गर्म, और उसमें बहराइच में जो दंगा फसाद हुआ उसको लेकर ये प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की, और वो भी उत्तर प्रदेश से। उसी उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसी मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं बहराइच के मसले पे, और क्यों आखिर यहां उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा में चुनाव से पहले और अब महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों हो रही है, उन सबको समझेंगे। आखिर अव्यवस्था का आलम क्यों है, ये समझेंगे। और जहां चुनाव हो चुके हैं वहां पर मुख्यमंत्री अभी तक शपथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये भी समझेंगे। सुनिए जरा अखिलेश यादव से। आईडी नीचे कर रोल है। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा अखिलेश यादव। बहराइच में जो कुछ हुआ कल मूर्ति विसर्जन के वक्त, दो संप्रदायों के बीच तनाव की स्थिति, और उसमें एक की जान चली गई, और उस घटनाक्रम को कैसे उकसाया गया उसी का जिक्र कर रहे थे यहां पर अखिलेश यादव। और इसी मसले पर सुबह सुबह आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। जरा वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं प्रियंका गांधी का ट्वीट, और उस ट्वीट में बहराइच को लेकर क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। यह कहा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, और जो कुछ हो रहा है बहराइच में उस घटनाक्रम के बारे में। लेकिन इन सब के पीछे
क्या कुछ है, सियासी संकट की ओर देश क्यों है, यही हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी संकट इस देश में बहराइच का मामला ही नहीं है, यह मामला उत्तर प्रदेश का भी है। आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और। यह क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे की सियासत क्या है, राजनीति क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां तनाव की स्थितियां उत्पन्न की जाएंगी, यह है या कुछ और है? अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों लाउड स्पीकर में कुछ विशेष समुदाय के लिए उनके विरोध में गाने बजाए जा रहे थे, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिन पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और वो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है प्रशासन, ये यहां जानने की जरूरत है। और इसीलिए इस मसले पर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अजय राय हो, ऐसे तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। और ये बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, लेकिन एक दिन पहले आप देखिए तो यही बात इसी ढंग से एक की जान ले ली जाती है, बाबा सिद्दीकी की जान ले ली जाती है। बिल्कुल जिस दिन दशहरा का त्यौहार पूरा देश मना रहा होता है, उस वक्त जिस समय उसी महाराष्ट्र, उसी मुंबई में शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग मैदान में अपने भाषण दे रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े नेता, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, और इसी बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप याद कीजिए कि हरियाणा के चुनाव से पहले एक 10वीं या 12वीं का छात्र था, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, और बिल्कुल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। क्यों ऐसा होता है? उससे पहले भी 2 की हत्या होती है हरियाणा में। तो चुनाव का वक्त आते ही हम ये इस बारे में इस ढंग से तैयार रहे कि नहीं, यहां कोई ना कोई घटना होगी, और इस घटना के पीछे कौन है? चलिए, एक तो ये क्राइम वाली बात हो गई, लेकिन इस क्राइम के जरिए सियासी रोटियां कैसे सेकी जा रही हैं, और इन सब के बीच बीजेपी हरियाणा में जीत गई, ये सब जानते हैं। कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिले, उसके बाद भी बीजेपी की सीटें ज्यादा आई कांग्रेस से, और उसके बाद अब बीजेपी वहां अपने मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है? और पहली दफा है कि हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर, पर्यवेक्षक बनकर गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। 16 तारीख को बैठक है। इन सब के पीछे की कहानी क्या है, यही सब समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच आज बीजेपी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हुई महाराष्ट्र को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से, वो आपने देख लिया, और क्या कुछ अंदर खाने हुआ वो नाना पटोले ने आपको बता भी दिया, वो भी आपने सुन लिया। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर रहा था, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, और संजय कुमार सिंह साहब हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। संजय जी का नाम थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, और प्रकाश जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो उनका भी हम स्वागत पहले से कर रहे हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर